अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। दीपा शेख के नावल मोहब्बत और शजर ममनुआ की 16वीं एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगेगा। जिन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुनना, बराए मेहरबानी वो बेशक म्यूट कर दें। और आज हमने इसको ज़रा थोड़ा-सा बड़ा करके लिखा है, देखो शायद आप लोगों को अच्छा आसानी हो और जिनको इसको पढ़ना होगा वो इसको भरपूर तरीके से पढ़ सकेंगे। तो जिन्होंने मुझे सुनना है वो अपनी अब तैयारी कर लें, काम भी करते जाएँ और हेडफ़ोन्स लगा लें, या वैसे ही सुनना चाहते हैं तो वैसे ही सुन लें। और प्लीज़ सब लोग बताइएगा कि अभी तक नावल कैसा जा रहा है और उसके ऊपर वॉइस ओवर में आपको सही लगता है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि वॉइस ओवर नहीं चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि चाहिए। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और फिर पूरे 1 महीने बाद उसने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। भरपूर ऑफ़िस वर्क, प्रेशर के बावजूद इसकी कलीग सारा हैरान थी। अभी 1 महीना पहले भी तुम 3-4 दिन की छुट्टियों पर गए थे, अब दोबारा से? तुम्हारी डिज़ाइन करदा कार की प्रमोशन होने वाली है। प्रिंस एनहान से भी मामलात चल रहे हैं और तुमने इन्हें डिज़ाइन्स बनाकर भेजने हैं। इस पर तवज्जो दो। ये ब्रेक थ्रू होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास बहुत काम है। मैं कर लूँगा, वो आहिस्तगी से बोला। हाँ, आई नो तुम कर लोगे, तुम्हें आदत है, लेकिन इतना वर्क प्रेशर है फिर भी जा रहे हो। वो कह देना चाहता था कि काम का प्रेशर तो वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अगर सनाबल उसकी ज़िंदगी में ना आए तो वो उसकी जुदाई का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये इसकी रियाज़त का सवाल था। अहम काम है, जाना ज़रूरी है। वो बस इतना ही कह सका। वो सफ़र के लिए ऐसे वक़्त का इंतख़ाब करता था कि वो सुबह के वक़्त पाकिस्तान पहुँचे ताकि इब्राहिम से मुलाकात हो सके। वो अभी भी इसी टाइम आया था। जेनिफ़र उसे देखकर नहाल हो गई थी। मिकाइल हार्ट सर्जरी के हवाले से किसी तकरीब में शिरकत करने की वजह से लाहौर में था। ज़ैद की बीवी अपनी डिलीवरी की वजह से दुबई में थी। ज़ैद ने भी 2-3 दिन तक चले जाना था। अभी भी ज़ैद ठंडे अंदाज से उससे मिलता डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। इब्राहिम ने इसे देखा, वो महज उनकी एक ना सुनकर आ गया था। वो इस रिश्ते में इसकी यही अटैचमेंट और शिद्दत देखना चाहते थे और इसमें कामयाब भी हुए थे, क्योंकि इब्राहिम भी इसी के ही बाप थे। इनको देखते उसने एहतरामन उठकर सलाम किया तो वो ठटके थे, जबकि ज़ैद ने सिर्फ इन्हें हाय कहा था और वो महसूस किए बगैर ना रह सके। तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बनवाती। नहीं, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, ये ठीक है। अच्छा है। उसने टेबल पर रखी खाने की चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इब्राहिम ने जेनिफर को देखा तो वो भी उन्हीं की तरफ हैरान थी। वो बेहतरीन से बेहतरीन खाना छोड़ दिया करता था और अब? पर इनको ये तब्दीली बहुत अच्छी लग रही थी। यही ज़ैद भी था। इसको ईसा की मौजूदगी वैसे ही ज़हर लग रही थी। और अब जो तब्दीलियाँ वो लिए यहाँ आया था, वो उसे और बुरा लग रहा था। वो अपने माँ-बाप की नज़रों में उसके लिए बेज़राई महसूस कर रहा था। इस एक्टिंग के अलावा और क्या कर रहे हो? ज़ैद ने आधा जुमला आराम से कहा कि कहीं इब्राहिम ना सुन ले, लेकिन आज वो पूरी तवज्जो इन्हीं पर रखे हुए थे और वो इतने भी गाफिल नहीं थे। जॉब कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारी जॉब इतनी अच्छी नहीं है। ज़ैद ने जूस का घूंट भरते एक नज़र उसके सादा से हुलिये पर डालते हुए कहा। शुक्र है अल्लाह का, अच्छी जॉब है।
उसके मुँह से ऐसा जवाब सुनकर उसे अछूत लगते-लगते बचा था। जूस का ग्लास टेबल पर रखते उसने नैपकिन से मुँह साफ किया। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। फिर टेढ़े मुँह से तंज़ीन कहा, इतनी सहानत के बावजूद भी बंदा अपना मकसद हासिल ना कर पाए, तो क्या फ़ायदा इतनी सहानत का? मुझे देखो, बिज़नेस स्किल्स से आज मैं एक कामयाब कंपनी का मालिक हूँ। वो इसे नीचा दिखाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, तो वो दोनों खामोशी से इसे सुनना चाहते थे। मैं बचपन से सच रहा हूँ, मुझे अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी के कंधों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईसा ने आराम से जूस का घूँट भरते हुए कहा। ज़ैद के माथे पर बल पड़ गए। इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? वो कांटी को प्लेट में रखते ज़रा तुरशी से बोला। जो तुम समझ गए हो वही मतलब है। तुम कहना क्या चाहते हो कि जो कामयाबी मैंने समेटी है, वो डैड की वजह से है? इसमें मेरी मेहनत और ज़हानत शामिल नहीं है। ज़ैद थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला। वो अपना सच अपने मुँह से बता रहा था। इब्राहिम और जेनिफर भी हैरान रह गए। ईसा सिर्फ ज़हानत में ही तेज़ था, पर ज़ैद को ज़हानत के अलावा ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके भी अच्छे से आते थे। लिंक्स पढ़ाने में वो माहिर था। यस, ईसा ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो वो ईसा था। मुकाबले को तपा देना इसे आता था। ज़ैद, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं? इट्स इंसल्टिंग डैड। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? वो बात की बात पर हैरान हुआ और दूसरी ही मुलाकात में वो उसके तरफदार बन गए थे। ज़ैद, इतने साल बाद आया है वो, और तुमने फिर से जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। पता नहीं इब्राहिम के मुंह से कैसे फिसला था। डैड तुम्हें जानवर कह रहे हैं? ईसा ने आगाह किया। वो एकदम तपा था। देख रहे हैं आप, ये किस तरह से बात कर रहा है, बड़े भाई को जानवर कह रहा है। ज़ैद ऐसा ही था। ईसा के आगे वो हमेशा अपना टेम्परामेंट खो देता था। ज़ैद, आराम से। जानवर तो मैंने इसे भी कहा है, पर तंज़न बात तुमने शुरू की थी, इसलिए नहीं। बैठो, आराम से नाश्ता करो। इसी को करा दें। इसके आते ही हम सब पस मंज़र में चले जाते हैं। ये छा जाता है। वो कहते ही अपना वॉलेट और मोबाइल उठाता पलट गया। ज़ैद, जेनिफर परेशान हुई। पता नहीं तुम्हें एक दूसरे से क्या मसला है? वो ताज्जुब से बोली। आप मेरे आगे इसको अहमियत दिया करें, यही मसला है इसका। इब्राहिम ने इसे कुछ नहीं कहा और ईसा भी इसकी जानबदारी पर हैरान हुआ था। इब्राहिम नैपकिन से मुंह साफ करते उठ के वो भी एहतरामन खड़ा हुआ। तुमसे शाम में बात करती हूँ इंशाल्लाह। ईसा ने टुकड़ा जोड़ा। वो मोबाइल उठाते ठटके उसे गौर से देखने लगे थे। तभी ईसा कुछ झिझकते इनके गले लग गया था। वो इसकी गिरफ्त में मजबूती महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी प्यार से इसके गिर्द बाजू हमाल कर दिए। जेनिफर भी साख्ता मुस्कुराई थी। वो इसे अलग होते प्यार से इसका गाल थपकते वहां से चले गए थे।
ये तो मुझे आज पता चला कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अपने डैड से प्यार करते हो। इसके वापस चेयर पर बैठते ही जेनिफर बोली। वो मुस्कुराया। ये हकीकत थी कि वो इब्राहिम से ज़्यादा प्यार करता था। पाकिस्तान आने से पहले वो इससे हद से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया था और इसी बदलाव में वो भी बदल गया था। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहते ही अपनी माँ के हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा और इनके हाथों को नरमी नरमी से रुई की तरह लगी थी। वो इसकी अदा पर हैरान हुई थी और बगौर उसे देखने लगी थी। डैड बहुत लकी हैं जिन्हें आपका साथ मिला। डैड खुशनसीब हैं जिन्हें आप जैसी खूबसूरत और वफादार बीवी का साथ मिला। आपके ये हाथ मेरे लिए खुशबख्ती की अलामत है। उसने प्यार से इनके हाथ को चूमा। वो इसे देखती रह गई। इनके 3 बेटे थे और थे ऐसा मान और इज्जत किसी ने नहीं दी थी। वो बच्चा था जिसने हद से ज़्यादा इन्हें तंग किया था और आज जेनिफर ने प्यार से अपना दूसरा हाथ इसके हाथ पर रखा। स्नाबल भी तुम्हारे लिए लकी साबित होगी। इसके हाथ भी तुम्हारे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित होंगे, इंशाल्लाह। उसने फीकी सी मुस्कुराहट लिए माँ को देखा, फिर इंशाल्लाह कहकर खामोश हो गया। इसके अलावा वो इस वक्त क्या कह सकता था? हमेशा की तरह ज़र्री के ज़रिए उसे ईसा के आने का पता चल गया था। वो परेशान ज़रूर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। जो कुछ करना था, उसे खुद करना था। वो इब्राहिम के सामने इन्हीं के कमरे में बैठा था। जो कुछ भी हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और सनाबल के मामले में मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ। उसने संजीदगी से अपनी बात कहते उनकी तरफ देखा। इसहाक ने इब्राहिम की तरफ देखा, फिर इनका इशारा मिलते ही सनाबल को फ़ोन करके कमरे में बुलाया। वो इसी कॉल की मुंतज़िर थी। उसने फ़ोन बंद करते अपने दुपट्टे को सर पर लिया। आगे तक किए दुपट्टे में बस इसकी नाक की हल्की सी नोक ही नज़र आ रही थी। एक लंबी सांस खींचते उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। इस दफ़ा वो स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट थी। कमरे में आते ही वो सलाम करती दादा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। इसकी आवाज़ पर ईसा की धड़कन मिस हुई थी। निचला होंठ खुद ही दांतों तले जमा गया था। वो सामने इब्राहिम के साथ आकर नहीं बैठी थी। जिस जगह बैठी थी वहाँ ईसा को गर्दन मोड़कर थोड़ा पीछे होकर देखना पड़ता और कम से कम अब इसमें इतनी शर्म तो थी कि वो ये स्टूपिड हरकत कर नहीं सकता था। पल में इसका दिल बेकाबू हुआ था। मुंह हुआ था कि कोई बात ना करे, बस इसका हाथ पकड़े और गायब हो जाए। पर कुछ बातें सोचने के लिए होती हैं, अमल करने के लिए नहीं। इसहाक के इशारा मिलने पर इब्राहिम ने बोलना शुरू कर दिया था। ईसा ने जो कुछ भी किया वो इस पर शर्मिंदा है। मेरे और आपके मना करने के बावजूद भी इस रिश्ते को कायम करना चाहता है। आप क्या चाहती हैं? स्नाबिल ने नज़र उठाकर दादा को देखा, फिर इब्राहिम को। लम्हे की ये खामोशी ईसा पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो सांस रोके बैठा था, शर्मिंदा और ये। वो सोचते तंजन मुस्कुराई। मैंने आप सबको पहले ही भी आगाह कर दिया था और फिर कह रही हूँ कि मुझे इसके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना। खुरदरा और दो टूक जवाब सुनते ही ईसा की आंखों की गोलाई में दबाव बढ़ा था। रिजेक्शन की ये ज़िल्लत भी इसी के हाथों लिखी थी। वो सब हैरान नहीं हुए थे। ईसा समेत सबको इसी किस्म के जवाब की उम्मीद थी। और आपने वादा किया था इस दफ़ा मेरा साथ देंगे। वो इसहाक की तरफ देखे बगैर इब्राहिम को जताते हुए बोली। इसहाक इसे नागवार नज़रों से देख रहे थे। इतना समझाने पर भी इसे कोई असर नहीं हुआ था। अभी इब्राहिम कुछ बोलते कि उधर सनाबल ने कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर ईसा की तरफ जो चीज़ पेश की वो सबको हैरान करने और ईसा को सुलगाने के लिए काफ़ी थी। ये डाइवोर्स पेपर्स हैं। इसे कहें कि इस पर साइन कर दे। इब्राहिम सदमे की सी कैफियत में फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। ये पेपर्स इसने कब और कैसे तैयार करवाए थे? वो इसकी हिम्मत को ज़ाहिर कर रहे थे, बेबाकी बयान कर रहे थे। ईसा तड़पा था। मानस नावल ने इसकी मर्दाना अना पर ज़रब मारी थी। मजबूत मोहब्बत पल में दुबक कर बैठ गई थी।
वो आशिक के मकाम से हटकर शौहर के मनसब पर आ गया था। ईसा ने बिना इसकी तरफ देखे फूले नथनों जुड़े जबड़े से इस अंदाज से पेपर्स को झपटा था कि सनाबे को उसके गुस्से का एहसास हो गया था। चला तो फंसा। वो डर के बावजूद अपनी कारगुजारी पर बहुत मुतमईन थी। ईसा ने इन पेपर्स को देखा और फिर नज़र उठाकर इसहाक को, जो बेबसी की तस्वीर बने उसे ही देख रहे थे। वो मर्द था, गुस्से में आकर ये कदम भी उठा सकता था। चिर की आवाज़ से उसने इन पेपर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। इसको कहे हैं तैयारी कर ले, ये मेरे साथ जाएगी। कागज़ को मरोड़ते उसने ज़मीन पर पैसा फेंका और किसी की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। वो बौखला सी गई थी। इसके निकलते ही सनाबल ने अपने फैसले को दो हिस्सों में ज़मीन पर पड़े देखा, फिर दादा को, जो सुर्ख आंखें लिए इसे ही देख रहे थे। तुम में शर्म हया है कि नहीं? बाप दादा के सामने ये पेश किया है तुमने? वो पहली दफ़ा इससे बात करते आपसे तुम पर आए थे। इन्हें गुस्सा ही बहुत था। उसने चौंक कर दादा को देखा। वो गुस्सा करेंगे वो जानती थी। उसने तड़प कर इब्राहिम और जेनिफर कर देखा और उनके चेहरों के तासरात भी ऐसे ही थे। इन्हें भी इसकी ये अदा कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, और आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। अपने इस फैसले की नकदरे पर इसका दिल खून हो रहा था और इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह हौसला दें, क्योंकि तलाक वो वाहिद अमल है जिसकी हमायत करते सब घबराते हैं, चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। और अब इधर तो इसका शौहर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम कुछ कहने वाले थे कि इसहाक बोल पड़े। बस, बहुत समझा लिया इसे। आज मैं तुम पर दो बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जब तुम इस घर से गई थीं, ये घर अकेला था। अब ये घर अफ़राद से भरा पड़ा है। ऐसी हरकतें करके क्यों सबकी नज़रों में ज़लील होकर जगहंसाई करवाना चाहती हो? और दूसरी बात, अना का झंडा लिए तुम जिस घोड़े पर सवार हो ना, तो तुम एक मर्द से तो जीत सकती हो, लेकिन शौहर से नहीं। बहुत बुरी तरह मुँह के बल गिरोगी। वो इसे हकीकत बता रहे थे। वो इनके इस तरह बेइज्जत करने पर रोना शुरू हो गई थी। आखिर वो इसका मसला क्यों नहीं समझ रहे थे? और अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती इसके साथ। अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से से सख्त लहजे में बोले, वरना वो कभी बच्चों और ख़ास तौर पर इससे तू से बात नहीं करते थे। रोते हुए उसने मदद तलब निगाहों से मॉम डैड को देखा और इनकी तरफ से किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल ना पाकर वो रोती, गुस्से से बल खाती वहाँ से निकल गई। इब्राहिम ने खश्मगीन निगाहों से बाप को देखा। पापा, तकलीफ़ में है वो। जो कुछ ईसा ने उसके साथ कर दिया है, वो इस तकलीफ़ से नहीं निकल पा रही। इस वजह से वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? असल तकलीफ़ में तो मैं हूँ। पता नहीं ये रिश्ता जोड़ के कौन-सा गुनाह कर बैठा हूँ कि जिसकी सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। पहले आपकी औलाद ने अच्छी तरह ज़लील ख़्वार करके रखा, अब उसने। वो अच्छे ख़ासे गुस्से में आ गए थे। इब्राहिम ने जेनिफ़र को देखा तो उन्होंने उन्हें आँखों में ही ख़ामोश रहने का इशारा किया। ये कह रहा था कि उसे लेकर जाएगा, पर कैसे? इब्राहिम ने बाप को देखा। जब पिछली बार आया था, इसका पासपोर्ट, आईडी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स ले गया था। इसने मुझे बताया था। वो इतना जज़्बाती हो रहा है कि इसकी टिकट तक ले आया है। इब्राहिम ने खामोशी से थोड़े से नीचे मुट्ठी जमाए सोचने लगे। इनकी ये औलाद कभी सीधे तरीके से कोई काम नहीं करती थी। कमरे में आते ही उसने दुपट्टा नोचकर अपने से अलग कर दिया था, फिर धप से बेड पर बैठते ही काँपना शुरू कर दिया था। कोई इज़्ज़त नहीं है यहाँ मेरी। किसी को मेरी खुशी की परवाह ही नहीं। और वो क्या कह रहा था? इसे कहो तैयारी कर ले, ये मेरे साथ जाएगी। नौकर हूँ, गुलाम हूँ मैं इसकी। इतना आसान नहीं है मुझे लेके जाना। देखती हूँ कि कैसे लेके जाता है। खुद से बड़बड़ाते वो एकदम ठटकी थी। एक झमाका सा हुआ था। हथेली की पुर्ज से आंखों से बहने वाले पानी को साफ करती वो उठकर भागती अलमारी के पास आई। पट खोला, दराज बाहर निकाली। इसमें इसका पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स गायब थे। कमीने! वो धाड़ से दराज बंद करती दांत पीस कर रह गई थी।
अब किसी से भी बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर इससे दादा ने इसकी इज़्ज़त, इसके वक़ार को एक शैतान के हवाले कर दिया था। मैं मर भी रही होंगी ना, तो तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे, तब भी मैं तुमसे रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करूँगी। किसी इंसानी शराबी से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि मरना पसंद करूँगी। इसे क्या याद आया था? वो कितनी बड़ी बात भूल गई थी। अब यही मूल्य फिर से उस शख्स के सामने जाना, ये उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स की मौत थी। वो इसे अपने आप पर हँसता हुआ महसूस कर रही थी। इसका मुस्तकबिल जो रोशन होना शुरू हो रहा था, अब काला होने वाला था। इस वक़्त की तकलीफ़ उसके लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त थी कि उसने रोते अपनी अज़ीज़ तरीन दोस्त को घर बुला लिया था। उधर ईसा को इसकी ये हरकत बुरी नहीं बल्कि बेहद नागवार लगी थी। लाख शिकवे शिकायत हों, लेकिन कौन एकदम हातमी फैसले की तरफ जाता है? कम से कम एक दफ़ा इस मसले पर बात तो करनी चाहिए। मैंने उसे इतने मुश्किल हालात में मोहब्बत को ना जाने बगैर उसे नहीं छोड़ा, तो अब तो मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। कैसे छोड़ सकता हूँ उसको? आखिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? 1-2 घंटे तक यही सोचने के बाद इसका गुस्सा उतर गया था। नाराज़ है इसलिए ये हरकत कर गई। उसने इसे हालात का मार्जिन देकर बरी-उज़्ज़मा करार दिया था और थोड़ा रिलैक्स होकर उठा। अगले दिन इब्राहिम ने ईसा को अपने कमरे में बुला लिया था। तुम जो कर चुके हो इल्म है मेरे। वापसी कब की है तुम्हारी? कल सुबह 10 बजे की। व्हाट? वो जो रिलैक्स बैठे थे ये एकदम सीधे हुए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं। जवाब हाजिर था। और तुम इसे साथ लेकर जाना चाहते हो। तैयारी कैसे होगी? तैयारी? किस चीज़ की? वो हैरान हुआ। बहुत इज्जत है मेरी है। ऐसे मुँह उठाकर भेज दूँ बगैर किसी तकलीफ के? डैड, क्या सब लोग बाहर जाने से पहले तकरीब करते हैं? बस में आया था। इसको लेकर जा रहा हूँ। सिंपल। वो अजूबा था। इब्राहिम जानते थे। समझाना उसे बेहद बेकार था। जो बच्ची 7 साल से यहाँ थी, ख़ानदान को बताए बगैर रुखसत कर देते। बाद में कितनी बातें, मिन्नतें और इन सब बातों को छोड़ो। पता नहीं तुम दादा-पोता क्या सोचे बैठे हो। ये सोचे बगैर कि सनाबल क्या चाहती। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हारे साथ वो रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती और इसे इस नहीज पर पहुँचाने वाले तुम भी। अगर तुम किसी गिल्ट की वज़ह से उससे शादी करो तो बेहतर है ना करो। छोड़ दो उसे। वो इसकी इनकी बात सुनते ईसा का दिल दबा था। उसने नज़र उठाकर बाप को देखा। चाहे वो मुझसे जितनी भी नफ़रत करती हो, नाराज़ हो मुझसे। इन बातों के बावजूद भी इसे छोड़ना मेरे बस में नहीं है। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। इसके चेहरे पर संजीदगी थी, लहजे में ज़िद नहीं बेबसी थी, क्योंकि इस मोहब्बत में ख़्वारी उसी ने ही उठाई थी। इब्राहिम पहली बार इसके अंदर बेबसी महसूस कर रहे थे। ऐसा इज़्तिराब तो उन्होंने इसके चेहरे पर तब भी नहीं देखा था, जब इसे आधी रात को बेआसरा घर से निकाल दिया था। डैड, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाएगी ना? इब्राहिम के घुटने पर हाथ रखते वो बेसाख्ता अपने दिल का डर कह क्या था। इब्राहिम लंबी सांस खींचते सोफे से टेक लगाए मुस्कुराए। क्या बहुत अच्छी लगने लगी है? वो पिचकारने के अंदाज में पूछने लगी। उसने शर्माते इब्राहिम के घुटने से अपना हाथ हटाकर सोफे से टेक लगा ली।
बहुत। अब ये मत पूछिएगा कब से, क्योंकि इसका जवाब मैं खुद भी नहीं जानता। वो उसे देखते रह गए थे। वाकई उसने कभी इसे रखने की बात नहीं की थी, तो कभी छोड़ने का भी नहीं कहा था। वो इनकी औलाद वाकई ही अजीब थी। ईसा, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान किसी को इतना पसंद करे और इसे कभी पता ही ना चले? बात की बात पर वो मुस्कुराया। डैड, मुझे तो और भी बहुत सी बातें नहीं पता थी जो हकीकत थी और मेरे सामने थी। अल्लाह और उसका खूब भी हकीकत था, मौजूद था। लेकिन मुझे कहाँ पता था? आपकी खुली शफ़क़त भी मौजूद थी, पर मुझे कहाँ पता थी? शायद मोहब्बत भी इन्हीं में से एक एहसास हो। वो बात करते कहीं और पहुँचा हुआ था। इब्राहिम को इसके चेहरे से यही महसूस हुआ था कि इब्राहिम को वो आज भी वही 7 माह का पॉइंट नंबर 9 पर संजीदगी से चेहरा ऊपर किए बैठा हुआ लगा था, जो इर्द-गिर्द से बेनियाज़ जीतने के अज़्म से आगे बढ़ रहा था, सनाबल की परवाह किए बगैर। घर में ही छोटा-सा रिसेप्शन तैयार किया गया था, वो ये सब देखते होते हुए देख रही थी। जो कुछ आखिरी टाइम ईसा को कहकर आई थी, वो अल्फाज़ किसी भारी सिर की तरह इसके सर पर रखे हुए थे। वो इनके वज़न से ज़िल्लत के घड़े में दबती चली जा रही थी। इसका दिल कर रहा था कि या तो वो खुद यहाँ से भाग जाए या कम से कम ईसा का ही गला दबा दे। पर इन दोनों कामों को करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है और यही हिम्मत इसमें मौजूद ही नहीं थी। वो बस रोकर, इसे बुरा-भला कहकर या फिर इसके सामने ना जाकर ही अपना गुस्सा उतार सकती थी। जेनिफर स्नाबल के कमरे में आई थी और इसकी सूजी हुई आँखें, सता चेहरा देखकर वो भी परेशान हो गई थी। स्नाबिल, मेरी जान, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है और तुम्हारी ये उतरी सूरत देखकर इब्राहिम कितना परेशान होंगे। सब भूल जाओ, खुश रहो। तुम्हें कैसे समझाऊं कि खुशी अहम है? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं खुश नहीं हूँ फिर, इसलिए तो कह रही हूँ भूल जाओ। अभी वैसे कुछ सोच समझाती कि जोया आ गई। उसने सनातन की शक्ल को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही दूर जा रही है ना, इसलिए उदास हो रही है। सनाबल की बजाय जेनिफर ने बोलकर बात बनाई तो सनाबल इन्हें देखती रह गई। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? इतने सालों से तो रह रही हूँ, आज तो खुश होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल खुश है। अभी हम ड्रेस लेने जाएंगे फिर। मॉम, मुझे नहीं जाना। सनाबल ने तेजी से चमक कर मना किया। जोया ने आंखें फाड़ कर देखा। आंटी, आप इसके लिए ब्राइडल ड्रेस लेने जाएंगी? हाँ, ब्राइडल के लिए वही लिया जाता है। जोया को हैरत हुई। कमाल है, कितनी दफा दुल्हन बनोगी? स्नाबल का दिल कटा था। उसने जख्मी नजरों से जेनिफर को देखा था। जाहिर है ये बात इन्हें भी अच्छी नहीं लगी। वो इस घर की बेटी में बात कर रही थी, पर तंज तो कभी जेनिफर ने किया ही नहीं था। वो बहुत मुखलिफ सास थी। हाँ, ये दुल्हन है और जितनी बार मेरे बेटे के पास जाएगी दुल्हन बनकर ही जाएगी। अच्छा, ज़ाया, आपने भी तैयारी करनी होगी और आपको पता है टाइम कम है, इसलिए गो अहेड। जेनिफर ने उसे तरीके से वहां से हटाना चाहा। सास की तरफ से सनाबल पर इतनी चाह जताने के लिए वो हमेशा हसद का शिकार हो जाती थी। तैयारी क्या करनी है? घर के लोग हैं और वैसे भी ये काम कौन सा पहली दफा हो रहा है। ये कहते हुए इनका जवाब सुने बगैर वहां से वो चली गई थी। स्नाबल की आंखें फिर झरना शुरू हो गईं।
मुझे दादा की बात याद आई भी। अभी तो उसने कुछ बताया ही नहीं था, फिर भी ज़ोया इसको शर्मिंदा कर गई थी। मॉम, देखा आपने? वो रुहान-सी होकर बोली। चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया था। नो मेरी जान, छोड़ो सबको। इग्नोर करो, शाबाश। मेरे साथ चलो। वो इसके आंसू साफ करती हुई बोली और अगले 10 मिनट तक वो इसे अपने सीने से लगाए जाने के लिए मनाती रही थी और वो मान गई थी। ऐसा ये तुम्हारे लिए। जेनिफर ने उसे कपड़े देते हुए कहा तो उसने एक नज़र इन कपड़ों को देखा। एक दफ़ा पहले भी वो इसके लिए कपड़े लाई थी और इसी वक्त उसने ये कपड़े सोफे पर पहनकर कहा था कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता। उसने नज़र उठाकर माँ को देखा। पहन लोगे ना? जेनिफर ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। ये आप लाई हैं? ज़रूर पहनूंगा। वो खुश हो गई थी। इब्राहिम ने घर में ही डिनर का इंतज़ाम करवा दिया था। घर के ही लोग थे, पर इन्हें इस तरह सनाबे को रुखसत करना बड़ा ही अजीब लग रहा था। पिछली बार भी सेम ऐसे ही हालात थे और इस बार भी सिचुएशन नहीं बदली थी। सनाबे बहुत परेशान है इब्राहिम। वो इस रिश्ते से ज़रा खुश नहीं है। क्या हम फिर से कोई गलती नहीं कर रहे? हाँ, मुझे इसकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन इस दफ़ा खुशाइंद बात यह है कि ईसा इस दफ़ा इस रिश्ते को खुद निभाना चाहता है। हाँ, ये तो है। वैसे कितना बदल गया है। लगता ही नहीं कि ये वो ईसा है। जेनिफर के कहते ही वो मुस्कुरा दिया। अब इतना भी नहीं बदला। कुछ इसकी कारगुजारियों से वही वाकिफ थे। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार ज़रूर समझाएंगे। वो उसी से सुर्ख चेहरा लिए बेड पर बैठी थी। अब बस कर जाओ सनाबर, रो रो के आंखें सुजा ली हैं। चेहरा खराब हो गया है सारा तुम्हारा। फातिमा कितनी देर से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। चेहरा नहीं, मेरा नसीब ही खराब है, वो जल कर बोली। ये क्या बात हुई सनाबिल? नसीब अल्लाह लिखता है। नाउजुबिल्लाह, तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कर रही हो। इंसान अपने साथ खुद गलत करता है, जैसा तुम अब अपने साथ कर रही हो। सबर तो तुम्हारा पता नहीं कहाँ जाकर सो गया है। नहीं है मुझ में सबर। मेरा सारा सबर आज खत्म हो गया है। मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना लगना हर्फ़ आखिर एहसास नहीं है सनाबिल। इंसान की कैफियत बदलती रहती है और इसी के मुताबिक एहसासात भी बदलते रहते हैं। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो मायूसी की इंतहा पर थी। वो आंखें रगड़ती बोली थी कि इसहाक कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों ही इन्हें देखकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने इसकी रोती सूरत देखा, फिर बेड पर पड़े कपड़ों को। गुस्सा उठ कर उनके अंदर आया था, लेकिन वो जब्त कर गए थे। आप अब तक तैयार नहीं हुई? वो सनाबा के करीब होते हुए बोले तो उसने शिकायतज़दा नज़रों से उन्हें देखा। तभी वो इसका बाजू पकड़ ज़रा सा साइड हुए। रेहान घर पर नहीं है और इसे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ईसा के सामने रेहान का जिक्र मत करना, समझी? वो बेचारे किसी खतरे के ज़ेरे असर ये बात समझा रहे थे। उसने नज़र उठाकर उन्हें देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि आप वही दादा है ना, जिन्हें सनाबा की हल्की सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी और आज अपने पोते की हमायती बने बैठे हैं। आपने इसे कहा नहीं कि मुझसे माफ़ी मांगे या लिख कर दे कि वो मुझे तंग नहीं करेगा। इसकी मासूमियत की हद थी। इसहाक ने गहरी सांस ली। इस दफ़ा वो आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसा ज़रूर करोगी। और रही गई माफ़ी की बात, तो ज़बरदस्ती से माफ़ी मंगवा कर कौन से सुकून के पहाड़ पर खड़ा होना चाहती हो? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सामने वाला खुद आपके कदमों में बैठकर आपसे माफ़ी मांगे। बोलो, है इतनी काबिलियत आप में? वो जैसे इसे चैलेंज कर रहे थे। वो चुप सी हो गई थी। नहीं है ना? तो पैदा करो। यहाँ आने के बाद उसने सबसे माफ़ी मांगी है, लेकिन आपसे नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आप इससे मिलना तो दूर, इसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। आपके इस रवैये से अगर वो शर्मिंदा होकर माफ़ी भी मांगना चाहता होगा तो नहीं मांगेगा। मैं मर्द हूँ, जानता हूँ। जितना मर्जी अच्छा शौहर हो, वो फितरतन बीवी को जुगात देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना पैसा, मोहब्बत, वक्त सब कुछ देता है। बदले में क्या डिमांड करता है? वो बीवी की अताअत चाहता है। पर अफ़सोस,
आप एक अताअतगुज़ार बेटी तो हैं, पर बीवी नहीं। उसने ज़ख्मी नज़रों से दादा को देखा। मुझे आपका पढ़ाया गया सबक अच्छी तरह से याद है। अताअत वहाँ दिखाई जाती है जहाँ सामने वाला नेक बाकिरदार हो। शैतान के सामने कभी अताअत से सर नहीं झुकाया जा सकता। ईसा के इसके जवाब पर इसहाक साहब ने तपती निगाहों से उसे देखा। फातिमा ने अफ़सोस से मुँह पर हाथ रख दिया। ये पागल हो चुकी है। उसने अंदर ही अंदर सोचा। इसकी समझ की खिड़की फ़िलहाल बंद हो चुकी थी। इसहाक गुस्से में आ गए थे लेकिन फातिमा की मौजूदगी की वजह से ज़ब्त कर गए थे। तभी उन्होंने अपने चेहरे को इसके कान के करीब किया था। आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपने रवैये में तब्दीली लाओ। ईसा के सामने रेहान का ज़िक्र मत करना, वरना इस दफ़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे समझाकर वो चले गए थे और इनके जाते ही उसने फातिमा को बिना दिखे गुस्से से कपड़ों को झपटने के अंदाज से उठाया और वॉशरूम में घुस गई थी। फा फातिमा अफ़सोस से गर्दन हिलाकर रह गई थी। थोड़ी देर बाद ही वो चेंज किए बाहर आ गई थी। ऑफ व्हाइट फ्रॉक पर हल्का गुलाबी काम था। ये भी जेनिफर ने ही पसंद किया था, वरना तो वो मुँह बसूरी खड़ी थी। अच्छा मेकअप तो कर लो, ऐसी अजीब लग रही हो। वो देखेगा तो क्या सोचेगा कि ज़रा अच्छी शक्ल नहीं है मेरी बीवी की। हाँ, इसकी अपनी शक्ल तो जैसे बहुत अच्छी है ना, सनाबत जलकर बोली। इस दफ़ा देखी है तुमने इसकी शक्ल? फातिमा ने तेजी से पूछा। नहीं। क्यों? वो इस काबिल नहीं है। फातिमा ने ताज्जुब से उसे देखा। खैर, काबिल ना समझ के पहले भी उसकी शक्ल देखनी पड़ी थी और अब भी देखनी पड़ेगी। सनाबल ने कोई जवाब नहीं दिया था। फातिमा ने कुछ देर इसकी तरफ देखा। वैसे तुम्हारे अंदर ज़रा तजस्सुस नहीं जागा कि वो इतने सालों बाद कैसा दिखता होगा? नहीं, बिना किसी ताज्जुब के एक लफ्ज़ी जवाब फेंका। फातिमा ने ठंडी सांस खींची। तुम बहुत अजीब हो सनाबल। वो बिना जवाब दिए सता चेहरा लिए बैठी रही। अच्छा ज्वेलरी तो पहन लो। नहीं पहननी। ठक से जवाब दिया। मत पहनो। फातिमा ने भी जलकर कहा। वो इसकी हरकतों से सच हो चुकी थी। वो ठीक हो तुम। फातिमा की बिना ना रह सकी। आज उसने सनाबल को नमाज पढ़ते भी नहीं देखा था। उधर इसका ज़हन भटक कर रेहान की तरफ चला गया था। रज़ील मंज़िल से ही गायब हो गया। कहता था इस मौके पर ज़रूर साथ देगा। है किसका भाई वो? जेनिफर कमरे में आई तो वो ऑफ व्हाइट कुर्ता शलवार पहने अपनी वॉच का लॉक बंद कर रहा था। वो पलक झपकाए उसे देख रही थी। इनके दो बेटे दूल्हा बन चुके थे। सबने इनकी खूबसूरती की तारीफ की थी, लेकिन ईसा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे वो कोई इनाम नहीं दे पा रही थी। इसके चेहरे पर अलग ही नूर था। तुम सहर ज़दा लग रहे हो ईसा। इसकी माँ ने इसे कंधों से थाम कर कहा। वो एकदम संजीदा सा हो गया था। इस जुमले में पल में उसे बहुत कुछ याद करवा दिया था। वो इसका माथा चूमते हुए पलट गई थी।